हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम सॉल्व करेंगे नॉसेट 2022 का पेपर। ओके, सो दैट यू गॉट एन आइडिया कि हाँ किस टाइप का पेपर आता है एग्जाम में, एंड उसी के अकॉर्डिंग आप पढ़ोगे बिकॉज पेपर बहुत नियर बाई है। ऑलमोस्ट 1.5 मंथ बचे हैं। अपनी पूरी की पूरी मेहनत लगा दो। एंड वन कोट आई वॉन्ट टू शेयर दैट कि ओनली यू नो योर सेल्फ वॉट। अच्छे से पढ़ो, किसी को दिखावा करने के लिए नहीं पढ़ना कि हाँ वो मुझे देख रहा है, या आपका मेन मोटिव होना चाहिए कि आपको एग्जाम क्रैक करना है, आपको जॉब लेना है, बिकॉज यू नो योर वर्थ, है ना। आपको अपनी कीमत पता है, तो अपनी कीमत दिखाओ लोगों को कि यस मैं कुछ कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। एंड उसी के अकॉर्डिंग आप मेहनत करो, अच्छे से जी जान लगा के अपना 100% दे दो। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। दैट इज द फर्स्ट क्वेश्चन इज, मिस्टर गोविंद सिंह 46-year-old मेल पेशेंट हैज़ बीन ऑपरेटेड क्रेनियोटोमी सर्जरी। ठीक है, 46-year-old मेल था जिसकी कौन सी सर्जरी हुई है, क्रेनियोटोमी हुई है। एंड आफ्टर स्टेबलाइजेशन गोविंद हैज़ बीन ट्रांसफर टू पोस्ट एनेस्थीसिया वार्ड। ठीक है ना, सर्जरी के बाद उसको स्टेबलाइज करके कहाँ रखा गया, पोस्ट एनेस्थीसिया वार्ड में डाल दिया गया। ठीक है ना, यही होता है बेसिकली कि पहले पेशेंट को हम लाइक प्रॉपर क्लोज मॉनिटरिंग करते हैं, उसके बाद स्टेबलाइज करके उसको हम वार्ड में शिफ्ट करते हैं। ठीक है ना, ऑन द अराइविंग द पेशेंट वाइल टेकिंग ऑन द बेड on duty nursing officer should place the client in which position to prevent increase in intracranial pressure। तो देखो आफ्टर क्रेनियोटोमी होके आया है ना, तो देर माइट भी चांसेस कि उसका आईसीपी इंक्रीज हो सकता है ना। उसको हमें प्रिवेंट करना है। ठीक है ना, अगर किसी पेशेंट का आईसीपी बढ़ा हुआ होता है तो उसको हम कौन सा पोजीशन देते हैं, शुड प्लेस द क्लाइंट इन 15 to 30 डिग्री हेड एलिवेशन, या फिर प्रोन पोजिशन एंड हेड टर्न टू वन साइड, या फिर रिवर्स टेनलिंगबर्ग पोजिशन, शुड प्लेस द क्लाइंट इन 60 to 90 डिग्री हेड एलिवेशन। तो देखो जब मैंने आपको पोजीशन पढ़ाया था, पोजीशन में मैंने आपको ईच एंड एवरीथिंग अच्छे से क्लियर किया है। अगेन आई एम टेलिंग यू कि कभी भी अगर किसी पेशेंट का आईसीपी बढ़ा हुआ हो, या फिर लाइक देयर इज रिस्क कि हाँ उसका आईसीपी बढ़ सकता है, तो ऑन दोज क्लाइंट हम हमेशा उसको कौन सा पोजीशन देते हैं, उसका हेड को हमेशा एलिवेट करके रखते हैं। बट बहुत ज़्यादा भी एलिवेट करके नहीं रखते हैं एंड बहुत कम भी नहीं रखते हैं, मतलब 15 to 30 डिग्री जस्ट हेड एलिवेशन रखते हैं, सो डैट प्रॉपर वीनस ड्रेनेज हो जाए एंड जो सेरिब्रल परफ्यूजन जो है वो भी मेंटेन रहे। ठीक है ना, मतलब ड्रेनेज भी हो, वीनस ड्रेनेज भी हो, और परफ्यूजन भी मेंटेन रहे, दोनों चीज़ रहे। तो हम कौन सा पोजीशन देंगे, हम देंगे ए वाला पोजीशन। कौन सा वाला पोजीशन, शुड प्लेस द क्लाइंट इन 15 to 30 डिग्री हेड एलिवेशन। ठीक है ना, प्रोन नहीं देते हैं, रिवर्स टेनलिंगबर्ग भी नहीं देते हैं। ठीक है ना, अगर वहाँ पे और हम 60 to 90 डिग्री भी एलिवेट नहीं करेंगे, इतना ज़्यादा भी एलिवेट करके नहीं रखना, क्योंकि हमें सेरिब्रल परफ्यूजन भी मेंटेन करना है ना। हम कौन सा पोजीशन देंगे, 15 to 30 डिग्री हेड को एलिवेट करके रखेंगे, सो डैट प्रॉपर वीनस ड्रेनेज भी होते रहे और सेरिब्रल परफ्यूजन भी मेंटेन रहे। ठीक है ना, आंसर इज ए। सेकेंड है कि इन अ पेशेंट 1000 ml 5% डेक्सट्रोज टू बी इन्फ्यूज्ड इन 6 hours विया अ स्टैंडर्ड मैक्रो ड्रिप सेट। कौन सा बोला है, मैक्रो ड्रिप सेट बोला है। एट अप्रोक्सीमेटली हाउ मेनी ड्रॉप्स पर मिनट शुड द फ्लो रेट बी सेट। ठीक है ना, ये हमारा कैलकुलेशन से क्वेश्चन आया है। मैं ये आपको बताती हूँ, इन्होंने कितना बोला, 1000 ml जो है वो जो डेक्सट्रोज का जो सोल्यूशन है 5%, वो इन्फ्यूज़ करना है 6 hours में विया मैक्रो ड्रिप सेट। तो उन्होंने बोला है क्या फ्लो रेट होगा वो सेट करने का, कितना फ्लो कितना ml पर मिनट में जाएगा। देखो इसमें हमें फॉर्मूला पढ़ा है कि टोटल वॉल्यूम, फ्लो रेट इक्वल्स टू टोटल वॉल्यूम, यही बताया था मैंने आपको। ड्रग कैलकुलेशन मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है। बहुत सारे लोगों का लाइक मैसेज आ रहा है कि मुझे ड्रग कैलकुलेशन पढ़ा दो पढ़ा दो पढ़ा दो। आप प्लीज़ मेरे फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग वाले प्लेलिस्ट में जाओ, उसको क्लिक करो एंड आप उसमें आपको सारी वीडियोज़ दिख जाएगी। आपको फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग की ईच एंड एवरी वीडियोज़ आपको दिख जाएगी। आपको लाइक ICD, पोजीशन, ड्रग कैलकुलेशन, एवरीथिंग आई हैव कवर्ड। प्लीज़ जाके देखो, है ना, फिर बोलना। टोटल वॉल्यूम अपॉन में टाइम, टाइम किस में होना चाहिए, टाइम होना चाहिए हमारा मिनट में। ठीक है ना, इनटू में ड्रॉप फैक्टर, ड्रॉप फैक्टर। ठीक है, टोटल वॉल्यूम कितना इन्फ्यूज़ करना है, इट इज़ 1000 ml, 1000 ml हो गया। अपॉन में टोटल टाइम कितना है, 6 hours है, तो हम 6 hour को हम मिनट में कन्वर्ट कर देंगे, 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। एंड ड्रॉप फैक्टर उन्होंने बोला है मैक्रो, अगर माइक्रो होता तो 60 करते, मैक्रो बोला है तो हम कौन सा डालेंगे, 15 डालेंगे। ठीक है ना, हम इसको जब हम कट कर देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा।
ठीक है ना। सो आपको इस तरीके से करना है, करके भी दिखा दूं क्या मैं? अब आप इसको लाइक कैलकुलेट कर लोगे तो आंसर एकदम एग्जैक्ट आ जाएगा। सो दिस इज द वे टू सॉल्व द क्वेश्चंस रिलेटेड टू ड्रग कैलकुलेशन। उसके बाद है व्हाट इज द थीम ऑफ इंटरनेशनल नर्सेज डे 2021। तो आप सबको पता है कि इंटरनेशनल नर्सेज डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं? ऑन 12th ऑफ मई। 12th ऑफ मई को हम क्या सेलिब्रेट करते हैं? इंटरनेशनल नर्सेज डे करते हैं। सो उन्होंने पूछा है कि 2021 का थीम क्या है। सो देखो बेसिकली आप जिस ईयर में आप एग्जाम देने जाओगे, लेट्स सपोज आप 2025 में एग्जाम देने जा रहे हो, तो यू शुड नो 2023, 2024, 2025 एटलीस्ट 3 साल का आपको थीम पता होना चाहिए। नर्सेज डे का थीम क्या है ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि 3-4 साल का वो एक साथ पूछ लेते हैं, है ना। सो आपको तीनों साल का भी वो मैच द फॉलोइंग में पूछ लेते हैं, तो मैच द फॉलोइंग में आपको 3 से 4 साल का पूछ लेंगे, तो आपको पता होना चाहिए एटलीस्ट 3 to 4 ईयर्स का, ठीक है ना। जैसे कि नर्सेज डे का थीम हो गया, ऐसे ही एड्स डे है ना, इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको पता होना चाहिए। सो ये कुछ चीज़ें ना आपको पता होना चाहिए, इनका थीम जो एवरी ईयर जो थीम रखते हैं ना वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। सो आपको थीम पता होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग ये आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग ऑप्शंस चूज द राइट आंसर फॉर 4A's symptoms of schizophrenia। सो देखो ये वाला ना, दिस क्वेश्चन इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये 2021 में भी आया था, आई थिंक 2022 में भी आया था, बट 2021 में तो पक्का आया था, ठीक है, एंड 2022 में भी आ गया। सो दिस इज 4A ब्लूरस, ये वाला आपने सुना होगा, है ना, स्किज़ोफ्रेनिया 4A साइन। सो दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें मिली होता है एसोसिएशन होता है, अफेक्ट होता है, एम्बिवेलेंस होता है, एंड ऑटिज्म होता है, ठीक है ना। सो ये आपको याद करना है, ठीक है ना। एसोसिएशंस, अफेक्ट, एम्बिवेलेंस, ऑटिज्म क्या होता है, आपको सबका मीनिंग भी पता होना चाहिए कि अफेक्ट में क्या होता है, एम्बिवेलेंस में क्या होता है, ऑटिज्म में क्या होता है, एंड एसोसिएशंस लूजनेस में क्या होता है, ठीक है ना। सो अ पेशेंट इज रिससिटेटेड फ्रॉम कार्डियोपल्मोनरी अटैक, ठीक है ना, MI। In this patient on duty nursing officer expect that which of the following medicines will prescribed by the doctor to manage mild impairment of cardiac functions and hypotension। मतलब कि पेशेंट को MI अटैक आया था, ठीक है, उसको रिससिटेट कर दिया। रिससिटेट करने के बाद उसको एक मेंटेनेंस ड्रग पे रखना होगा, क्योंकि देयर इज माइल्ड इम्पेयरमेंट हुआ है एंड कार्डियक फंक्शन भी थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ है एंड पेशेंट को हाइपोटेंशन भी है। तो हम कौन सा ड्रग एडमिनिस्टर करेंगे? एड्रेनालिन। तो देखो एड्रेनालिन ना, लाइक जब पेशेंट कार्डियक अरेस्ट में जाता है तो सीवियर केसेस में हम क्या यूज़ करते हैं? एड्रेनालिन यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। सी जो डोब्यूटामिन है ना, डोब्यूटामिन बेसिकली हम हार्ट फेलियर वाले पेशेंट में यूज़ करते हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा। एंड एट्रोपिन, यू ऑल वेरी नो कि एट्रोपिन कभी भी हम हाइपोटेंशन इज़ नॉट द लाइक ट्रीटमेंट फॉर, एट्रोपिन का ट्रीटमेंट नहीं होता है। एट्रोपिन इज बेसिकली फॉर ब्रेडिकार्डिया, अगर हार्ट रेट कम होता है तो। सो हम क्या देंगे? डोपामिन देंगे। डोपामिन ना डोज डिपेंडेंट इसका एक्शन होता है, लाइक माइल्ड डोपामिन स्टार्ट करोगे लो डोज पे तो उसका एक्शन थोड़ा अलग होगा, मॉडरेट पे अलग होगा। अगर बहुत ज़्यादा हाई डोज डोपामिन दोगे तो उसका जो उसका इफेक्ट होता है बॉडी पे, एक्शन होता है, वो अलग होता है, ठीक है ना। सो हम ना डोपामिन माइल्ड टू मॉडरेट डोज पे स्टार्ट करेंगे, लाइक लो टू मॉडरेट डोज पे स्टार्ट करेंगे, क्योंकि क्या होगा उससे पेशेंट का कार्डियक कॉन्ट्रैक्टिलिटी भी इंक्रीज होगा, जो कि हमें चाहिए, क्योंकि MI में यही डिस्टर्ब हुआ है। कार्डियक कॉन्ट्रैक्टिलिटी भी इंक्रीज होगा, रेनल परफ्यूजन भी इंक्रीज हो जाएगा, कार्डियक आउटपुट भी इंक्रीज हो जाएगा। सो हम क्या स्टार्ट करेंगे? हम स्टार्ट करेंगे डोपामिन, लाइक लो टू मॉडरेट डोज। सो ये लाइक डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर सकता है, सो हमें इसके लिए रेडी होना है, ओके। देन आइडेंटिफाई द फॉलोइंग पैटर्न रैशेज इन द डायग्राम। इज इट मिजल्स, वेरिसेला, डेंगी और चिकन पॉक्स? तो देखो मैंने आपको कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग पढ़ाया है, उसमें मैंने आपको ये सारे डिजीज़ पढ़ाई है, उसका जो लाइक क्लिनिकल फीचर्स होता है वो मैंने सबका अच्छे से बताया है। सो देखो इसमें ना आपको ये गोला दिखा रहा है, इसमें आपको दिखा रहा है ना कि देखो इसमें जो रैशेज है ना, आपको इसमें स्कैबेज भी दिख रहा है, आपको इसमें ऐसे फ्लूइड फिल्ड जैसा भी दिख रहा है, वेजिकल्स भी दिख रहा है ना, स्कैब्स भी दिख रहा है, पस्ट्यूल्स भी दिख रहा है। आपको ना सारे टाइप्स ऑफ रैशेज एक ही साथ दिख रहे हैं, छोटे बड़े, स्कैब्स, वेसिकल्स, पस्ट्यूल्स, एवरीथिंग यू आर सीइंग इन दिस, एवरीथिंग यू आर वाचिंग इन दिस लाइक डायग्राम,
है ना, एवरी काइंड ऑफ रेसेस आर सीन एट द सेम टाइम। एंड याद करो, एवरी काइंड ऑफ लाइक रेसेस सीन एट द सेम टाइम, प्ल्यूमॉर्फिज्म था ना, वो कहाँ दिखता था, डेट इज द चिकन पॉक्स, वेरिसेला। सो इसका जो क्लासिक एग्जाम्पल किसका हो जाएगा, चिकन पॉक्स का है, ठीक है ना। मीजल्स में बेसिकली मैक्यूलो पेप्यूलर रैशेज होता है, डेंगू में तो पूरा पिटिकिए होता है, ऐसा रैश तो होता ही नहीं है। सो ये बिल्कुल गलत है, वेरिसेला और चिकन पॉक्स दोनों सेम है, सो चिकन पॉक्स इसका आंसर होगा, ठीक है। दे आर ऑल कंपोनेंट्स इंक्लूडेड इन फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स एक्सेप्ट, तो देखो मैंने आपको चीख चीख कर पढ़ाया था PQLI कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में, आप जाके देख सकते हो कि फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स में लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट 1 ईयर, उसमें हमारा लिटरेसी रेट भी काउंट होता है, उसमें हमारा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भी काउंट होता है। फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स में हमारा पर कैपिटा इनकम इंक्लूड नहीं होता है, इसलिए मैंने बताया था कि पैसा इज़ नॉट एवरीथिंग, पैसा होना इज़ नॉट कि आपको सब कुछ मिल गया, आपको हर खुशी, आपको हर चीज़ मिल गई। मैंने आपको ऐसे एक याद करने का तरीका भी बताया था, है ना। सो फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स में क्या नहीं इंक्लूड होगा, पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम किस में इंक्लूड होता है, HDI मैंने पढ़ाया था ना आपको, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, उसमें हमारा पर कैपिटा इनकम इंक्लूड होता है। फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स में हमारा पर कैपिटा इनकम इंक्लूड नहीं होता, मतलब कि क्वालिटी ऑफ लाइफ में हमारा पर कैपिटा इनकम इंक्लूड नहीं होता है, पैसा इंक्लूड नहीं होता है, ऐसे याद करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर एज डिपेंडेंट फैक्टर्स ऑफ एंथ्रोपोमेट्री एक्सेप्ट। सो देखो इसमें ना कुछ होता है एज इंडिपेंडेंट, एक होता है एज डिपेंडेंट, मतलब जो एज पे डिपेंड करता है। सो देखो जो हमारा चेस्ट सर्कमफेरेंस है, हेड सर्कमफेरेंस है, BMI मतलब कि वेट एंड हाइट ऑफ कोर्स। सो ये सारा क्या है, दिस ऑल आर हमारा एज डिपेंडेंट फैक्टर। इन्होंने एक्सेप्ट बोला है, सो मिड आर्म सर्कमफेरेंस हो गया, है ना, मिड आर्म हो गया, हमारा ये जो स्किन फोल्ड थिकनेस होता है ना वो हो गया, ये सारा हमारा एज इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है ना। सो आंसर क्या होगा, सी इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। उसके बाद इन अ पेशेंट लंबर प्रोसीजर इज गोइंग ऑन वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब ये आपको लाइन देखनी है, गोइंग ऑन मतलब चल रहा है। ऑन ड्यूटी नर्सिंग ऑफिसर विच पोजीशन शुड बी गिवन टू द पेशेंट टू फैसिलिटेट दिस प्रोसीजर, मतलब कि ड्यूरिंग, मतलब सिंपल उन्होंने क्या पूछा, ड्यूरिंग लंबर पंक्चर आप कौन सा पोजीशन पेशेंट को दोगे। यस, सो कौन सा पोजीशन दोगे, मैंने बताया था ना आपको, सी शेप देंगे या फिर सिटिंग पोजीशन भी देते हैं, है ना। सो हम पढ़ लेते क्या बोला उन्हें, पेशेंट्स लेग फ्लेक्स, लेग को फ्लेक्स करेंगे, नीज आर टच ऑन द एब्डोमेन, एब्डोमेन को नी पूरा टच होना चाहिए, एंड हेड फ्लेक्स विथ चिन टच विद ऑन द चेस्ट, है ना। सो वो ये ऐसे पूरा टच होना चाहिए। सो सी शेप हो गया ना। ये सेकंड पढ़ते हैं, पेशेंट्स लाइंग ऑन बैक एंड टर्निंग फॉरवर्ड, बिल्कुल ही गलत है ना। कैसे ही करेंगे हम ये वाला लंबर पंक्चर, कैसे ही करेंगे फिर। पेशेंट्स लेग एक्सटेंडेड, नो एक्सटेंडेड नहीं होता है, फ्लेक्स होता है, सो ये तो बिल्कुल गलत है। पेशेंट्स लाइंग इन साइड एंड हेड टर्न टू वन साइड, ये भी गलत है। सो आंसर क्या होगा, ए। आपको ये पढ़ के समझ में आ रहा होगा कि पेशेंट्स लेग फ्लेक्स है, नीज आर टच ऑन एब्डोमेन एंड हेड फ्लेक्स विथ चिन टच ऑन द चेस्ट। सो आंसर क्या होगा, ए। देखो लंबर पंक्चर मैंने बहुत ही अच्छे से आपको पढ़ाया, ड्यूरिंग लंबर पंक्चर, आफ्टर लंबर पंक्चर, क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, क्या क्या यूज़ करते हैं, ईच एंड एवरीथिंग आई हैव एक्सप्लेन ऑन फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग सीरीज़ में। आप जाके प्लीज़ देख लो, लंबर पंक्चर इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ भी आ जाता है लाइक ड्यूरिंग, आफ्टर पोजिशन, कॉम्प्लिकेशन क्या होता है, कुछ भी पूछ लेते हैं वो लोग, ठीक है। सो अ पोस्ट ऑफ पेशेंट इज रिसीव्ड इन पोस्ट ऑपरेटिव वार्ड, ऑन ड्यूटी डॉक्टर ऑर्डर इंजेक्शन मेप्रिडीन 25 mg IV, इंजेक्शन हाइड्रोक्सीजीन हाइड्रोक्लोराइड 50 mg IV, and injection glycopyrrolate 0.2 mg IV. These medicines available in following dose injection, this. On duty nursing officer is calculating the doses, how much total dose in ml to be infused to this patient. very बहुत अच्छा टाइप का क्वेश्चन है, लाइक वेरी इंटरेस्टिंग टाइप ऑफ क्वेश्चन एंड लाइक बहुत सिंपल है बट थोड़ा सा टाइम टेकिंग है और लोग बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे। सो देखो उन्होंने क्या बोला है, बेसिकली उन्होंने पूछा है कि कितना डोज, कितना टोटल ml हम देंगे, ठीक है ना। सो देखो मेप्रिडीन है, क्या है, 3 इंजेक्शन है, एक हमारा मेप्रिडीन है, एक हमारा हाइड्रोक्सीजीन है, और तीसरा क्या है, तीसरा हमारा है ग्लाइकोपायरोलेट, ठीक है, एक हमारा ग्लाइकोपायरोलेट है, ठीक है। सो उन्होंने क्या बोला है कि 25 mg IV, डॉक्टर ऑर्डर कितने हैं, 25 mg, ये 25 mg है। हाइड्रोक्सीजीन कितना है, हाइड्रोक्सीजीन है हमारा 100 mg, एंड ग्लाइकोपायरोलेट है 0.2 mg, ये हमारा 100 mg क्या है, ये हमारा डॉक्टर्स ऑर्डर है, दिस ऑल आर डॉक्टर्स ऑर्डर,
ठीक है, डॉक्टर्स ऑर्डर है, कितना देना है। एंड अवेलेबल डोज कितना है, ग्लाइकोपायरोलेट दिस मेडिसिन अवेलेबल इन फॉलोइंग डोज, अवेलेबल इन फॉलोइंग डोज 50 mg पर ml, अवेलेबल कितना है 50 mg पर ml। हाइड्रोक्सीजिन कितना है, हाइड्रोक्सीजिन है 100 mg पर 2 ml, 100 mg पर 2 ml, ठीक है। एंड ग्लाइको कितना है, ग्लाइको हमारा 0.3 mg, 0.3 mg पर ml है, ठीक है ना। सो उन्होंने बोला टोटल कितना डोज देंगे, तो आप याद करो मैंने आपको सिखाया था ना कि डोज कैलकुलेट करने का, लाइक डॉक्टर्स ऑर्डर अपॉन में अवेलेबल डोज इनटू में क्वांटिटी, यही था, ठीक है। सो डॉक्टर ऑर्डर कितना है फॉर मेप्रिडिन, मेप्रिडिन का है हमारा 25 mg डॉक्टर्स ऑर्डर है, अवेलेबल कितना है 50 mg में इनटू में 1 ml, सो कितना हो जाएगा 1/2 ml, ठीक है। वैसे ही दूसरा हाइड्रोक्सीजिन का निकालेंगे हम तो क्या हो जाएगा 100 अपॉन में 100 mg ऑर्डर भी है और 100 mg अवेलेबल भी है इनटू में 2 है ना, क्वांटिटी 2 है ना, सो 100 से 100 गया, इट इज़ 2 ml। एंड ग्लाइकोपायरोलेट कैसे है, ग्लाइकोपायरोलेट 0.2 mg डॉक्टर्स ऑर्डर है, अवेलेबल कितना है 0.3 mg इनटू में 1 ml, सो ये हमारा कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 2/3। सो आप इनको प्लस कर दो, आप लाइक 1/2 प्लस 2/3 प्लस 2 ml, इनको जब प्लस करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। इन्होंने यही बोला है कि हाउ मच टोटल डोज इन ml टू बी इन्फ्यूज टू दिस पेशेंट, वेरी सिंपल है, लाइक आपको कोई यूनिट वगैरह चेंज नहीं करना है, आपको सबको सेपरेटली आपको मेप्रिडिन का, हाइड्रोक्सीजिन का और ग्लाइकोपायरोलेट का डोज निकालना है एंड टोटल उसको प्लस कर देना है, ठीक है ना। एंड सेम फॉर्मूला लाइक डॉक्टर्स ऑर्डर अपॉन अवेलेबल डोज इनटू में क्वांटिटी, ये सारा ड्रग कैलकुलेशन मैंने आपको सिखा रखा है, ठीक है। देन ये कुछ हमारे नॉन नर्सिंग पार्ट से क्वेश्चन आ रखा है, हु इज़ द करंट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सो करंट कौन है, जगदीश धनखड़ इज द करंटली, मतलब ये 2022 का पेपर है, सो 2022 में ही जगदीश धनखड़ बना था, 2022 में ही बना था, अभी आई थिंक 2025 तक रहेगा, ठीक है। हु इज़ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इन 2022, सो 2022 में कौन था, अभी तो हमारा लाइक चंद्रचूड़ कुछ ऐसा कुछ नाम है उसका, धनानंद जया वाई जो भी है ये है नाम, बट पहले ना ये थे ललित, जस्टिस उदित उत्तम ललित, ये लाइक 2022 के बाद मतलब एंड में बने हैं, सो इसलिए 2022 में पूछा था, सो आंसर सी होगा। इन एन इन्फेंट विच इज़ द बेस्ट साइट फॉर IM इंजेक्शन, सो देखो मैंने आपको IM इंजेक्शन का साइट पढ़ाया था, मैंने आपको 4 साइट्स बताया था, एक डेल्टॉइड जो कि एडल्ट के लिए बेसिकली यूज़ करते हैं, ठीक है, डेल्टॉइड हो गया, एक हमारा वास्तस लेटरालिस साइट होता है जो कि बेसिकली हम बच्चों में यूज़ करते हैं, एक हमारा कौन सा था, हमारा डोर्सोग्लूटियल था, और एक हमारा वेंट्रोग्लूटियल था, ठीक है ना। उसमें मैंने बोला था कि डोर्सोग्लूटियल इज नॉट सेफ, क्यों, क्योंकि इसमें सियाटिक नर्व डैमेज होने के सबसे ज़्यादा चांसेस होता है। वेंट्रोग्लूटियल इज द मोस्ट सेफेस्ट प्लेस, एंड जो बच्चों में हम बेसिकली हम कौन सा यूज़ करते हैं, वास्तस लिटरालिस यूज़ करते हैं, ये मैंने आपको सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा था। सो इन्होंने पूछा है इन एन इन्फेंट विच इज़ द बेस्ट साइट फॉर IM इंजेक्शन, सो कौन सा है, डेट इज वास्टस लिटरालिस मसल्स, ठीक है ना। सो इन एन इन्फेंट tachycardia is defined when pulse rate is greater than 120, 180, 160 और 120। सो इन्फेंट में नॉर्मल हार्ट रेट कितना होता है, डेट इज़ 120 to 160। सो 120 से कम होगा तो ब्रेडिकार्डिया होगा और 160 से ज़्यादा होगा तो टैकीकार्डिया होगा, सो मोर देन 160, तो आंसर क्या होगा, बी होगा। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन आता है, ऑल यू नीड कि आपको अच्छे से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, है ना। इन अ पेशेंट 2 weeks ago एब्डोमिनल सर्जरी हैज़ बीन डन, दो हफ्ते पहले उसकी एब्डोमिनल सर्जरी हुई है, एंड पेशेंट इज ट्रीटिंग इन पोस्ट ऑपरेटिव वार्ड, ठीक है। ऑन द एग्जामिनेशन ऑफ द एब्डोमिनल वुंड द एज ऑफ द वुंड सेपरेट, जैसे कि जो हमारा वुंड है उसका जो एज है वो सेपरेट हो गया है, एज जो है वो सेपरेट हो गया है, ठीक है। एंड ऑर्गन्स में नॉट बी विजिबल, वेरी इंपॉर्टेंट, जो वुंड लाइन है ना वो तो सेपरेट हो गई है, बट जो अंदर का जो ऑर्गन है ना वो दिख नहीं रही है, वो विजिबल नहीं है। ऑन ड्यूटी नर्सिंग ऑफिसर व्हाट फाइंडिंग कैन नोट इन पेशेंट्स प्रोग्रेस नोट, तो ये क्या होगा, एविसरेशन होगा। एविसरेशन मैंने क्या बोला था, एविसरेशन में ई आ रहा है ना, ई मतलब कि अंदर का जो ऑर्गन है वो एग्जिट हो जाएगा, दैट इज एविसरेशन। डेहिसेंस में क्या है, डी है ना, डी मतलब कि डिवाइड है ना, डिस्टेंस मतलब डिवाइड होगा, मतलब कि जो सूचर की जो लाइन है, वुंड सूचर की जो लाइन है जस्ट वो डिवाइड हो जाएगा, एंड इसमें यही हुआ है, इसमें जो वुंड्स है वो सेपरेट हो गई है, डिवाइड हो गई है, सो आंसर क्या होगा, बी होगा, ठीक है।
इन्फेक्शन या फिर इनक्लिएशन नहीं होगा, क्या होगा, डिहिस्सेंस होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका आपको इमेज भी पता होना चाहिए, इसका मैनेजमेंट कैसे करते हैं वो भी पता होना चाहिए, ठीक है ना। हम 15 to 30 डिग्री हम इसको बेड को एलिवेट करके रखते हैं, इसके ऊपर हम क्या रखते हैं, नॉर्मल सलाइन वेट गॉज रखते हैं, स्टेराइल होना चाहिए वो, है ना। सो ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए। पोस्टपार्टम इंसर्शन ऑफ इंट्रा यूटेराइन डिवाइस शुड बी इनिशिएटेड विद इन हाउ मेनी आवर्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो हमारा इंट्रायूटेराइन डिवाइस हो गया, ठीक है, हमारा इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स हो गया, हमारा हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव्स हो गया, ये जितने भी कॉन्ट्रासेप्टिव्स है ना, दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 1 MCQ मतलब 110% श्योर है, आएगा ही आएगा, किसी भी फॉर्म में आ जाए। एंड आपको वरी होने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपको नहीं पता है तो आप प्लीज़ मेरे कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग वाले प्लेलिस्ट में जाओ, एंड उसमें मैंने हर एक कॉन्ट्रासेप्टिव बहुत ही अच्छे से फ्रॉम लाइक 0 to above एवरीथिंग आई हैव एक्सप्लेन, उससे बाहर नहीं आ सकता अगर आपने अच्छे से वो वीडियो देख रखी है तो, ठीक है। सो इसका आंसर क्या होगा, पोस्टपार्टम इंसर्शन ऑफ इंट्रायूटेराइन डिवाइस जो है वो आफ्टर 48 आवर्स होता है, आफ्टर डिलीवरी ऑफ लाइक प्लेसेंटा, मेनली प्लेसेंटा होता है, पर इन्होंने बेबी बोला तो बेबी मान लेते हैं हम, आफ्टर विद इन 48 आवर्स, 10 minutes to 48 आवर्स, दैट इज द पोस्टपार्टम इंट्रायूटेराइन डिवाइस, ठीक है ना। सो आंसर क्या होगा, सी होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग वुड बी यूज फॉर इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव, सो वो भी मैंने आपको पढ़ा रखा है। सो लाइक मिजोप्रोस्टोल, लिवोनोर्जेस्टेरोल एंड IUCD, ये सारे क्या है, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव एक्सेप्ट डेनाजोल। सो ये आंसर नहीं होगा, डी इज द करेक्ट आंसर। डी क्या है, आंसर सही है, डी सही है। ये आप प्लीज़ ध्यान रखना, मैं ऐसे वो कर देती हूँ तो आप कंफ्यूज मत होना, डी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। सो डी इज़ द करेक्ट आंसर। व्हाट इज़ द बेस्ट पोजीशन ऑफ द पेशेंट आफ्टर लंबर पंक्चर टू प्रिवेंट CSF लीकेज, देखो फिर से ये आ गया, ये 2023 में भी आया था ये वाला क्वेश्चन। सो मैंने आपको क्या बताया था जब मैंने लंबर पंक्चर पढ़ाया था कि आफ्टर लंबर पंक्चर हम कौन सा पोजीशन देते हैं, हम देते हैं सुपाइन पोजीशन। इनफैक्ट हम हेड के साइड हम पिलो भी मना करते हैं, एकदम फ्लैट सुपाइन पोजीशन देते हैं, सो डैट पेशेंट को पोस्ट लंबर पंक्चर हेडेक को प्रिवेंट करने के लिए। सो आंसर क्या होगा, ए, फ्लैट एंड सुपाइन पोजीशन। व्हाट इज द बेस्ट पोजीशन ऑफ द, सेम है, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग क्लिनिकल इमेज इन द डायग्राम। सो देखो ये क्या है, आपको ये ब्लैक ब्लैक सा दिख रहा होगा, ये पूरा पूरा नेक्रोज हो गया है, ब्लैक हो गया है। सो ये सिंपल है कि ये गैंग्रीन है ना। इन्फेक्शन में ऐसा ब्लैक नहीं होगा, रेडनेस होगा, स्वेलिंग होगा, कुछ डिस्चार्ज होगा, ऐसा होगा, है ना। सेलुलाइटिस भी वही इन्फ्लेमेशन हो जाता है, मिली रेडनेस भी हो जाता है, सो ये भी नहीं होगा। एंड फ्रोस्ट बाइट, सो फ्रोस्ट बाइट के डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस होते हैं, है ना, स्टेज 1 2 3। तो जो लास्ट स्टेज होता है ना, डेट इज द गैंग्रीन वाला होता है। सो ये हमारा ब्लैक है ना, यहाँ पर देख लो आपको ब्लैक दिख रहा है, पूरा ब्लैकिश है, पूरा नेक्रोज टिश्यू है, पूरा डिमार्केशन है, ये पूरा ब्लैक एंड पूरा नेक्रोज टिश्यू है। सो इट इज द एग्जाम्पल ऑफ गैंग्रीन, ड्राई गैंग्रीन, ठीक है ना। 19-month बेबी विजिटेड टू पीडियाट्रिक्स क्लिनिक विथ हिज पेरेंट्स ऑन द एग्जामिनेशन विच क्लिनिकल फाइंडिंग इज नॉर्मल, एंटीरियर fontanelle इज क्लोज्ड एंड पोस्टीरियर fontanelle इज ओपन। तो देखो 19-month बेबी है, सो मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है कि ये सारे टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है फॉर पीडियाट्रिक्स। सो देखो जो हमारा पोस्टीरियर fontanelle होता है, हमारा पोस्टीरियर fontanelle है, और एक हमारा एंटीरियर fontanelle है। सो पोस्टीरियर fontanelle अराउंड 2 to 3 मंथ पे क्लोज हो जाता है ना, अप्रॉक्सीमेटली। एंड जो हमारा एंटीरियर fontanelle है वो हमारा अराउंड 12 to 18 मंथ पे क्लोज हो जाता है। 19 मंथ तक तो क्लोज हो ही जाता है। तो मतलब कि 19 मंथ पर बेबी आया है तो हमारा एंटीरियर fontanelle एंड पोस्टीरियर fontanelle दोनों क्या हो जाना चाहिए, क्लोज हो जाना चाहिए। सो उन्होंने क्या बोला, एंटीरियर fontanelle क्लोज होगा बस पोस्टीरियर fontanelle ओपन होगा, तो गलत है। क्लोज एंटीरियर एंड पोस्टीरियर fontanelle, यस। आगे क्या बोला उन्होंने, ओपन एंटीरियर बिल्कुल गलत है, एंड एंटीरियर fontanelle sunken एंड डेंस एंड पोस्टीरियर fontanelle, ये तो बिल्कुल अलग ही चला गया है ना, ये तो लाइक डिहाइड्रेशन ये अलग ही चला गया। सो इसको हम हटा देते हैं। 21 का आंसर क्या होगा, बी होगा। Then a patient is received in post-op ward. After some time suddenly his vitals changed. Blood pressure 110 से कितना हो गया, 140 हो गया है। पल्स रेट जो है वो 76 से 80 हो गया है। एंड रेस्पिरेशन जो है वो 18 to 24 हो गया है। एंड डिक्रीज कॉन्शियसनेस फ्रॉम स्टूपर टू ड्रॉजी, देन विच क्लिनिकल फाइंडिंग सजेस्ट टू इंक्रीज ICP। तो इन्होंने बोला BP जो है वो इंक्रीज हो गया वो। सो देखो पहले मैं आपको बता दूं कि जो हमारा ICP, जो हमारा इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ता है ना, उसका जो अर्ली सिम्टम्स होता है ना, दैट इज द लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस इज द अर्ली क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ इंक्रीज ICP, ठीक है ना। उसके बाद लेट जो होता है ना, लेट साइन में ना आपने सुना होगा कुशिंग्स ट्रायड, कुशिंग ट्रायड सुना होगा। कुशिंग ट्रायड्स ना लेट मैनिफेस्टेशन होता है, लेट मैनिफेस्टेशन होता है। इसमें आपको ब्रेडिकार्डिया,
ब्रेडिप्निया और हाइपरटेंशन दिखने को मिलता है। सो इन्होंने बोला है कि ब्लड प्रेशर जो है 110 टू 110/60 टू 140/60 हुआ है। लेट सपोज मान लेते हैं क्योंकि बीपी थोड़ा बढ़ गया है, बट इट इज़ द लेट साइन, अर्ली साइन नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद उन्होंने पल्स रेट बोला, तो पल्स रेट तो नॉर्मल है, उसको भी नहीं मान सकते हैं। रेस्पिरेशन भी इंक्रीज हुआ है, डिक्रीज नहीं हुआ, सो ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी उसके अप्रोप्रिएट नहीं है। इन्होंने बोला डिक्रीज कॉन्शियसनेस, तो मैंने क्या बोला कि लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, डिक्रीज कॉन्शियसनेस इज द अर्ली साइन ऑफ चेंज, डिक्रीज चेंज इन द आईसीपी, ठीक है। सो आंसर क्या होगा, डी होगा। बेसिकली इसमें ना स्टूपर टू ड्रॉजी नहीं होना चाहिए, ड्रॉजी टू स्टूपर होना चाहिए, कि ड्रॉजी थोड़ा सही है, स्टूपर एकदम लाइक बिल्कुल ही लॉस हो जाना, ठीक है। सो डिक्रीज बोला है ना, डिक्रीज कॉन्शियसनेस इज द अर्ली क्लिनिकल फीचर ऑफ इंक्रीज आईसीपी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो आंसर क्या होगा, आंसर होगा मेरा डी। अ पेशेंट इज डायग्नोज्ड विथ राइट न्यूमोथोरिक्स, राइट साइड क्या हो रखा है, न्यूमोथोरिक्स हो रखा है। विच क्लिनिकल फाइंडिंग सजेस्ट टू दिस डायग्नोसिस, तो सिंपल है, अगर राइट साइड न्यूमोथोरिक्स है तो आप जब ऑस्कल्टेट करोगे ना, तो आपको उस साइड का आपको ब्रेथ साउंड लाइक बहुत डिमिनिश या फिर अब्सेंट होगा, या तो डिमिनिश होगा या एकदम अब्सेंट होगा, पेशेंट को लाइक डिस्पनिया होगा, ये सारे सिम्टम्स होते हैं। तो उन्होंने क्या बोला, एब्सेंट ऑफ ब्रेथ साउंड ऑन द राइट साइड, यस दिस इज द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। सेकंड क्या बोला, स्ट्राइडर ऑन एक्सपायरेशन, ये नहीं होता है। टेकिकार्डिया, हाइपरटेंशन, सो ये गलत होगा। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो हम डायग्नोसिस जिससे करेंगे, उन्होंने बोला ना डायग्नोसिस, तो दैट इज द ए। अ पेशेंट इज डायग्नोस्ड विथ लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर, विच ऑफ द फॉलोइंग डेटा सजेस्ट टू दिस डायग्नोसिस, तो देखो लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर है ना, आपने हार्ट फेलियर पढ़ रखा होगा, लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर, राइट साइड हार्ट फेलियर। लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर से बेसिकली हमारा कौन सा सिम्टम्स देखने को मिलता है, पल्मोनरी कंजेशन देखने को मिलता है ना। सो लेफ्ट साइड है तो पल्मोनरी कंजेशन होना चाहिए, तो पेशेंट को डिस्पनिया होगा, ऑर्थोपनिया होगा, पेशेंट लेटेगा तो बहुत सांस लेने में दिक्कत होगी। सो सैक्रल एडिमा 9, ये हमारा राइट साइड हार्ट फेलियर का सिम्टम्स है। जुगुलर वेन डिस्टेंशन भी राइट साइड का है, पेरिफेरल एडिमा भी राइट साइड हार्ट फेलियर का सिम्टम्स है। तो आंसर क्या होगा, बी। प्रॉक्सिमल नॉक्टर्नल डिस्पनिया इज द सिम्टम्स ऑफ लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर, ठीक है ना, क्योंकि पल्मोनरी कंजेशन की वजह से। विच इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस इज एसोसिएटेड विथ लूप डायूरेटिक्स, तो लूप डायूरेटिक्स जैसे कि हमारा लेसिक्स हो गया, फ्यूरोसिमाइड वगैरह क्या करता है, लॉस ऑफ सोडियम, पोटेशियम, वाटर, सबका लॉस करता है। तो हाइपोनेट्रीमिया होगा, हाइपोकैलेमिया होगा। सो इन्होंने क्या बोला, हाइपोनेट्रीमिया, हाइपरकैलेमिया, आंसर क्या होगा, बी। हाइपोकैलेमिया होगा, हाइपोनेट्रीमिया होगा, हाइपोनेट्रीमिया हाइपरकैलेमिया नहीं होता है, एंड हाइपरवोलेमिया भी नहीं होगा, हाइपोवोलेमिया होगा, ठीक है। सो आंसर क्या होगा, बी। By the use of Wallace rule of 9, which parameter can be calculated in a burn patient? So Wallace rule basically हम total body surface area काउंट करते हैं। So आंसर क्या होगा, percentage of depth of burn, no, percentage of total body of surface area, yes, यही हम कैलकुलेट करते हैं Wallace rule के अकॉर्डिंग। इन द चाइल्डहुड immunization nowadays in DPT vaccine, one vaccine is removed due to its occurrence of large number of side effect, it is pertussis। देखो जो हमारा जो डीपीटी है ना, दैट इज डिप्थेरिया पर्टूसिस टेटनस, उसमें से जो हमारा पर्टूसिस है ना, सो पर्टूसिस पहले क्या था, उसमें होल सेल पर्टूसिस होता था, उसको अब ए सेल्यूलर पर्टूसिस से रिप्लेस कर दिया। क्यों, क्योंकि ना उसकी वजह से, होल सेल पर्टूसिस की वजह से क्या हो रहा था कि लाइक कन्वल्जन, पेशेंट को कन्वल्जन हो रहा था, फीवर हो रहा था, पेशेंट को लाइक ऐसे एडिमा सा हो जाता था। सो ये सारा साइड इफेक्ट को मिनिमाइज करने के लिए ए सेल्यूलर पर्टूसिस किया गया है। सो पर्टूसिस को लाइक रिप्लेस किया गया है, ठीक है ना। सो आंसर क्या होगा, पर्टूसिस, आंसर इज द सी। मिस्टर बबीता इज नॉट बीइंग एबल टू गेट प्रेग्नेंट डिस्पाइट ऑफ हैविंग फ्रीक्वेंट एंड प्रोटेक्टेड सेक्स फॉर एटलीस्ट 1 year, visited to clinic with his husband. After initial examination, doctor asked to her husband about childhood history. Which of the following finding caused to infertility इन दिस कपल? सो देखो उन्होंने क्या बोला, चाइल्डहुड हिस्ट्री पूछा है। सो उन्होंने पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग फाइंडिंग कॉज टू इनफर्टिलिटी इन दिस कपल, मीजल्स, रुबेला, मम्स और टेटनस। तो मैंने आपको जब मम्स पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि मम्स का जो कॉम्प्लिकेशन है डेट इज ऑर्काइटिस, फीमेल में ऑर्वाइटिस होता है एंड मेल में जो है वो ऑर्काइटिस होता है। सो लाइक जो टेस्टिकुलर ग्लैंड है वो इन्फ्लेमेशन हो जाता है, सो देयर माइट बी चांसेस ऑफ इनफर्टिलिटी। सो आंसर क्या होगा, बी। ओके, HPV वैक्सीनेशन शेड्यूल इन द एडोलेसेंस गर्ल इज। सो देखो जो हमारा HPV वैक्सीनेशन होता है ना, जिसको हम बोलते हैं गार्डाशील 9 HPV वैक्सीन, ठीक है ना। सो इसमें ना
बेसिकली हम इसको क्यों देते हैं, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस मतलब सर्वाइकल कैंसर को प्रिवेंट करने के लिए, ठीक है ना, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। सो इसमें हम बेसिकली 9 to 45 ईयर्स एज तक के बच्चों को देते हैं, सॉरी बच्चों के गर्ल्स को देते हैं, बॉयज़ को भी वैसे देते हैं बट बेसिकली हम गर्ल्स को देते हैं 9 to 45 ईयर्स, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू रिस्क। वो बेसिकली हमारे जो गायनेक होते हैं वो डिसाइड करते हैं, बेसिकली हम 9 to 45 ईयर्स के लोगों को देते हैं, ठीक है ना। सो इसमें ना लेस देन 15 ईयर्स की जो गर्ल्स होती है उसमें हम 2 डोज देते हैं, एक 0 मंथ मतलब जब वो आते हैं उस दिन, और एक 6 मंथ के अपार्ट पर, ठीक है। सो 2 डोज देते हैं। एंड जो मोर देन 15 ईयर्स के होते हैं ना उसमें हम कितने देते हैं, 3 डोज देते हैं, एक हम 0 पे देते हैं जब आते हैं, और एक हम देते हैं 1 to 2 मंथ के ड्यूरेशन पे, और एक हम देते हैं 6 मंथ पर, ठीक है ना। सो टोटल 3 डोज देते हैं। सो उन्होंने क्या बोला है कि HPV वैक्सीनेशन शेड्यूल इन द एडोलेसेंस गर्ल इज 3 डोजेज इन 0 to 6 मंथ इंटरवल लेस देन 15 ईयर्स ऑफ एज ग्रुप, गलत है। लेस देन 15 को हम 2 डोज बेसिकली देंगे। 3 डोजेज इन 0-1-6 ये भी गलत है। 3 डोजेज 0-6-12 ये भी गलत है। 2 डोजेज इन 1-6 मंथ इंटरवल लेस देन 15 ईयर्स ऑफ एज ग्रुप, ठीक है ना। सो यहाँ पे 0 होना चाहिए, इन 0 and 6, देन आंसर डी सही होता, ठीक है ना। सो ये आपको पता होना चाहिए HPV वैक्सीन के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग एडिटिव्स यूज्ड इन ब्लड शुगर ग्लूकोज वायल इन लेबोरेटरी। सो जो देखो डिफरेंट वायल्स होते हैं ना फॉर ब्लड सैंपल के लिए, उसमें ब्लड को लाइक डाल के हम लैब में भेजते हैं। सो लाइक सीरम के लिए EDT वायल, बहुत सारे वायल्स आपने सुना होगा। तो जो हम ग्लूकोज टेस्ट करते हैं ना जिसमें हम ब्लड शुगर चेक करते हैं, वो जो वायल्स होता है ना वो ग्रे कलर का होता है। ऐसे याद कर लो, ब्लड ग्लूकोज जी में ग्लूकोज आ रहा है ना तो ग्रे कलर का वायल होगा, ग्रे कलर का कैप होगा, वो उसकी मैं क्लास लूँगी तो अच्छे से दिखाऊंगी आपको। सो ग्रे कलर का वायल होता है, उसमें क्या होता है, उसमें सोडियम फ्लोराइड होता है। क्यों होता है, क्योंकि आपने ग्लूकोज आपको बेसिकली चेक करना है, तो आप उसमें सोडियम फ्लोराइड ऐड कर दोगे, एडिटिव्स होता है, सो दैट ग्लाइकोलाइसिस प्रिवेंट हो जाएगा। अब ग्लाइकोलाइसिस अगर आपने प्रिवेंट नहीं किया तो क्या होगा, ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन हो जाएगा, तो आपको लाइक एग्जैक्ट आपको ग्लूकोज पता नहीं चलेगा, आपको एरर आएगा, तो आपको पता नहीं चलेगा कि पेशेंट का एग्जैक्टली ग्लूकोज कितना था, है ना। तो सोडियम फ्लोराइड होता है, वो क्या करता है, ग्लाइकोलाइसिस को प्रिवेंट करता है। तो कौन सा हम एडिटिव्स यूज करते हैं, सोडियम फ्लोराइड यूज करते हैं, ठीक है ना। सो आंसर इज डी। आई बस में उसके बाद है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन फर्स्टली शुड बी गिवन सून आफ्टर बर्थ। तो देखो BCG भी देते हैं, हेपेटाइटिस बी भी देते हैं, ओरल पोलियो वैक्सीन भी देते हैं। तो उन्होंने बोला कि सबसे पहले कौन से देते हैं, तो सबसे पहले हम हेपेटाइटिस बी की देते हैं, विदिन 24 में देना चाहिए। BCG तो हम 1 साल तक भी दे सकते हैं, मतलब BCG भी हम उसी टाइम देते हैं, बट बेसिकली हम BCG 1 ईयर्स तक दे सकते हैं, बट जो हेपेटाइटिस बी है वो हमें अप टू 24 आवर्स में ही देना होता है, ठीक है ना। तो आंसर बी होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग फाइंडिंग सजेस्ट to worsening condition of dengue or severe dengue symptoms except देखो एग्जाम में ना सिली मिस्टेक्स बहुत होते हैं और उसकी वजह से नेगेटिव मार्किंग हो जाता है। सो सिली मिस्टेक ना इसी में होता है, लाइक एक्सेप्ट हमने नहीं देखा, नॉट नहीं देखा, डोंट नहीं देखा, येस नॉट, ये सब छोटे छोटे जो वर्ड्स होते हैं ये हम ध्यान नहीं देते ना, इंक्लूड एक्सक्लूड, उसकी वजह से हमारे मार्किंग चले जाते हैं ना, नेगेटिव मार्किंग बहुत ज़्यादा होता है। सो आपको इन बातों का ध्यान रखना है एक्सेप्ट वगैरह पे। सो उन्होंने बोला है कि ऐसा इनमें से कौन सा है सिम्टम्स नहीं है जो लाइक एकदम सीवियर डेंगू सिम्टम्स नहीं है इसमें से। तो देखो सीवियर एब्डोमिनल पेन, यस सीवियर एब्डोमिनल पेन होता है, अगर आपका डेंगू बहुत ज़्यादा वर्सनिंग हो जाता है तो सीवियर एब्डोमिनल पेन भी होता है। परसिस्टेंट वॉमिटिंग भी होती है, ब्लड इन वॉमिट और स्टूल भी होगा अगर प्लेटलेट बहुत कम हो जाएगा तो। एंड सीवियर डेंगू सिम्टम्स में ऑफकोर्स क्या होगा, प्लेटलेट बहुत कम हो जाता है। हाई ग्रेड फीवर भी होता है, सारे होते हैं, बट उन्होंने बोला एक्सेप्ट। तो देखो जो हाई ग्रेड फीवर है ना वो स्टार्टिंग से होता है, लाइक जैसे आपको डेंगू होगा, माइल्ड सिम्टम्स भी डेंगू का होगा तो आप सबसे पहले आपको फीवर ही आता है ना। सो हाई ग्रेड फीवर इज द लाइक इनिशियल सिम्टम्स होता है। सो ये लाइक वर्सनिंग में भी मिलेगा और पहले भी मिलेगा, तो इसके अकॉर्डिंग आंसर क्या होगा, सी होगा। इसका आंसर क्या होगा, सी होगा। सी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि उन्होंने क्या पूछा, उन्होंने बोला एक्सेप्ट पूछा है ना, कौन सा नहीं है। तो देखो एब्डोमिनल पेन, ब्लड इन वॉमिट और स्टूल, परसिस्टेंट वॉमिटिंग जो है वो बहुत सीवियर केसेस में देखने को मिलता है, सीवियर डेंगू सिम्टम्स जो है ना तब मिलता है। बट हाई ग्रेड फीवर तो आपको हमेशा मिलेगा, लाइक स्टार्टिंग से ही मिलेगा, तो आंसर क्या होगा, सी होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीटमेंट गाइडलाइन इज सजेस्ट इन डेंगू फीवर एक्सेप्ट वेरी इंपॉर्टेंट। सो देखो मैंने डेंगू पढ़ाया आपको, उसमें मैंने बताया था कि डेंगू में बेसिकली हम
क्या बोलते हैं पेशेंट को कि स्टे वेल हाइड्रेटेड, हम बोलते हैं प्रॉपर अच्छे से नींद लो, रेस्ट करो। यूज ऑफ एनसेड्स सच एज आइबुप्रोफेन इज द कॉन्ट्राइंडिकेशन, ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है क्यों, क्योंकि ब्लीडिंग के चांसेस और बढ़ जाता है, क्योंकि हम ये यूज़ करें ना नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, तो इसकी वजह से ब्लीडिंग के चांसेस बढ़ जाएगा, तो हम बी नहीं करेंगे। बाकी ओरल एसिटामिनोफेन मतलब पीसीएम तो हम पेशेंट को देते ही देते हैं, तो डी भी देते हैं, तो आंसर क्या होगा बी। बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग, क्योंकि उन्होंने एक्सेप्ट पूछा ना, तो बी होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ बैंडेज टेक्निक इज यूज इन एंकल इंजरी, तो ये आप एक चीज याद कर लो कि कहीं कभी भी जॉइंट बोल दे ना, कोई भी जॉइंट बोल दे, इधर एल्बो एंकल कुछ भी, सो हमेशा हम कौन सा वहाँ पे बैंडेज यूज करते हैं, फिगर ऑफ 8। फिगर ऑफ 8 इज ऑलवेज यूज ऑन एंकल इंजरी और एनी जॉइंट इंजरी, ठीक है ना। सो आंसर होगा बी। अ पेशेंट डेवलप pernicious anemia after total gastrectomy surgery, which of the following medicine would be prescribed to prevent complication in this patient। तो देखो जो हमारा स्टमक होता है ना, उसी में बेसिकली हमारा विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन होता है इंट्रिंसिक फैक्टर की वजह से, ठीक है ना। सो अगर आप स्टमक को ही रिमूव कर दोगे तो विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, तो इसके लिए जब गैस्ट्रेक्टोमी होती है ना, तो उनको लाइफ लॉन्ग विटामिन B12 का इंजेक्शन लेना पड़ता है इंट्रामस्कुलरली। तो आंसर क्या होगा, लाइफ लॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ विटामिन B12 इंजेक्शन फॉर एवरी मंथ, जो भी होगा, ठीक है। सो आंसर डी होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज बाय रेट फ्ली, तो देखो ये भी हमारा कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग से ये वाला क्वेश्चन आ रखा है। सो देखो ये जो है ना, रेट फ्ली की वजह से हमारा एंडेमिक टाइफस होता है। एंडेमिक टाइफस इज कॉज बाय रेट फ्ली। एपिडेमिक टाइफस जो है वो लूज की वजह से होता है, लूज फ्लाई की वजह से। रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर जो है वो टिक बॉर्न की वजह से होता है। एंड स्लीपिंग सिकनेस जो है वो टिस्टिस फ्लाई की वजह से होता है, ठीक है ना। सो ये आपको याद रखना है। एंड एवरेज साइज एग हैज विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट्स एक्सेप्ट, सो जो हमारा जो एग है ना, तो ये न्यूट्रिशन से क्वेश्चन आ रखा है। देखो एक दो क्वेश्चन आते हैं कभी कभार न्यूट्रिशन से, एंड वो इसी तरीके से आते हैं, लाइक कभी वो आपको विटामिन पूछ लेंगे, विटामिन से रिलेटेड पूछ लेंगे, है ना। कभी वो लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, इससे कुछ कुछ पूछ लेते हैं। एंड यहाँ पे उन्होंने बहुत सिंपल पूछा है कि एक एग में अमाउंट कितना होता है, तो एक एग में ना 6 ग्राम प्रोटीन होता है, वो सबको पता है। 6 ग्राम प्रोटीन होता है, 6 ग्राम फैट होता है, ठीक है। एंड आयरन नहीं होता, इतना याद कर लो आप कि जो हमारा एग होता है ना, उसमें इतना अमाउंट ऑफ आयरन नहीं होता, बहुत लेस अमाउंट ऑफ आयरन होता है, लाइक अप्रॉक्स 1 to 2 ग्राम, आप समझ सकते हो, बहुत ही कम अमाउंट में आयरन होता है। सो ये बिल्कुल गलत है, 25 ग्राम ऑफ आयरन नहीं होता है। बाकी थोड़े बहुत विटामिन भी होते हैं, सो 80 ग्राम विटामिन सी आप समझ सकते हो, 6 ग्राम फैट भी होते हैं, 6 ग्राम प्रोटीन भी होता है, बट इतना अमाउंट ऑफ आयरन नहीं होता। सो आंसर डी होगा, ठीक है ना। इन अ पेशेंट टेटनी लाइक स्पैजम इज सीन विच आर कॉज बाय ड्यू टू इम्बैलेंस ऑफ विच इलेक्ट्रोलाइट। तो देखो टेटनी लाइक सिम्टम्स कहाँ से देखने को मिलता है, सबको पता है, इट इज सीन इन हाइपोकैल्सीमिया। तो आंसर क्या होगा बी। A diabetic mother born a baby with weight of 3.8 kg, of course macrosemia baby होगा तो 3.8 kg होगा ही होगा। Which of the following finding can be seen in this baby after birth, तो आई थिंक मैंने कल या परसों कुछ दिन पहले ही मैंने आपको इन्फेंट ऑफ डायबिटिक मदर पढ़ाया था, तो उसमें मैंने आपको लाइक चिल्ला चिल्ला के बोला था कि इन्फेंट ऑफ डायबिटिक मदर डायबिटिक है तो बच्चा डायबिटिक नहीं होगा, जो उसका बच्चा होगा वो कैसा होगा, हाइपोग्लाइसीमिया होगा, बच्चा को हाइपोग्लाइसीमिया होगा, मदर को हाइपरग्लाइसीमिया, बच्चों को हाइपोग्लाइसीमिया। क्यों, मैंने सब कुछ सारी आपकी कहानी बता रखी है, नहीं पता तो वीडियो जाके देख लो आप, पीडियाट्रिक नर्सिंग में मेरा, ठीक है। सो बच्चे में हाइपोग्लाइसीमिया भी होगा, बच्चों में ना अब कभी भी हाइपोग्लाइसीमिया होता है ना, तो हाइपोकैल्सीमिया भी देखने को मिलेगा, हाइपोमैग्नीशियमिया भी होगा। सो हाइपोग्लाइसीमिया और हाइपोकैल्सीमिया दोनों साथ साथ रहेंगे, ठीक है ना। सो हाइपोकैल्सीमिया भी देखने को मिलता है, बट जो फर्स्ट जो होगा डायबिटिक मदर पूछ गया तो आपको हाइपोग्लाइसीमिया आंसर देना। बट अगर पूछता ना कि और विच और मतलब इसके अलावा और क्या क्या देखने को मिल सकता है, तो इसके अलावा आपको हाइपोकैल्सीमिया भी देखने को मिलता है, इसके अलावा आपको हाइपरबिलिरुबिनिया, हाइपो नहीं होता, हाइपरबिलिरुबिनिया होता है, ये याद रखना आपको, ठीक है ना। डी हाइपरबिलिरुबिनिया होता है, हाइपरग्लाइसीमिया भी नहीं होता, ये भी नहीं होता। सो ए भी होता है, सी भी होता है, दोनों होता है, बट यहाँ पे आपको ए आंसर टिक करना है। क्यों, क्योंकि इन्फेंट ऑफ डायबिटिक मदर है। आइए बस सुनिए, विच गॉज नीडल इज यूज फॉर ब्लड ट्रांसफ्यूजन, तो आई थिंक मैंने कल ही आपको ब्लड ट्रांसफ्यूजन पढ़ाया है, उसमें मैंने आपको अच्छे से बताया है कि हम बेसिकली 16 गेज कैनुला यूज करते हैं, बट 16 गेज नहीं मिलेगा तो हम 18 गेज भी यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। बट हम ये 20, 22, 24 यूज नहीं करते हैं क्योंकि हीमोलाइसिस हो सकता है, तो आंसर क्या होगा, ए होगा। और ये आई थिंक मुझे लगता है हर बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन से एक MCQ आ ही जाता है। द फॉलोइंग आर्टिकल शुड बी स्टरलाइज बाय, तो देखो ये ना ये बेसिकली IV सेट है, पुराने जमाने में यूज करते थे, मेटल टाइप का होता था। सो मेटल टाइप का IV सेट है, तो हम बेसिकली ऑटोक्लेव करेंगे, ठीक है ना।
यूवी रेडिएशन तो बेसिकली हम सरफेस को क्लीन करने के लिए यूज़ करते हैं। फॉर्मेलिन और ग्लूटाल्डिहाइड भी बेसिकली हम लाइक इंस्ट्रूमेंट वगैरह जो हीट सेंसिटिव जो होते हैं ना उसको यूज़ करते हैं, ठीक है ना। ऑटोक्लेव हम इसके लिए यूज़ करेंगे। इसके लिए हम ग्लूटाल्डिहाइड या फॉर्मेलिन यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि अंदर अंदर इसके अंदर अंदर जो है वो ग्लूटाल्डिहाइड अच्छे से जा नहीं पाएगा, तो अच्छे से डिसइंफेक्ट नहीं होगा, ठीक है ना। सो मेटल अगर होगा तो ऑटोक्लेव करेंगे। बट आजकल तो हमारे प्लास्टिक के आते हैं जो कि हम डिस्पोज कर देते हैं, लाइक एक वन टाइम यूज़ करते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग नीडल वुड बी यूज फॉर IM इंजेक्शन फॉर 4 years ओल्ड चाइल्ड। तो देखो ये सिंपल है, आंसर ए होगा। 20, 16, 18 इतना लाइक इतना बड़ा बोर नहीं यूज़ करेंगे, 22 गेज का यूज़ करेंगे। 1.5 इंच लॉन्ग नीडल होगा, ये मैंने आपको पढ़ा रखा है। टाइप ऑफ TPN सॉल्यूशन, तो मैंने आपको क्या बताया था, TPN में क्या होता है, TPN में हमारा ग्लूकोज होता है। सो इट इज़ हाइपरऑस्मोलर। क्या होता है, ये हाइपरऑस्मोलर होता है। अ पेशेंट इज गेटिंग TPN via central venous line, the infusion rate should monitor closely except। so infusion rate आप क्यों मॉनिटर करोगे, क्यों एक्सेप्ट पूछा है, देखो बार बार वो एक्सेप्ट ही पूछते हैं, बहुत चालाक है ये लोग। टू प्रिवेंट ऑस्किलेशन इन ग्लूकोज प्रोफाइल, यस हम इसलिए तो मॉनिटर करेंगे ही करेंगे क्योंकि TPN में हाई अमाउंट ऑफ डेक्सट्रोज होता है, तो ग्लूकोज हाइपरग्लाइसीमिया हाइपोग्लाइसीमिया कुछ भी हो सकता है ना। टू प्रिवेंट द फ्लूइड ओवरलोड, यस इसके लिए भी हमें मॉनिटर करते रहना है। टू प्रिवेंट द इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, यस इसके लिए भी मॉनिटर करते रहना है। टू प्रिवेंट द आर्टरी ब्लॉकेज, देखो हम जो TPN है हम कहाँ देते हैं, वेन्स में देते हैं, आर्टरी में नहीं देते, तो आर्टरी ब्लॉकेज हम क्यों देखेंगे। सो आंसर क्या होगा, डी होगा, सिंपल। अ पेशेंट ऑफ सर्वाइकल कैंसर इज हैविंग इंटरनल रेडियम इम्प्लांट, आपने सुना है ना ब्रैकीथेरेपी, है ना, ब्रैकीथेरेपी इंटरनली रेडियम इम्प्लांट किया गया है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग पोजीशन शुड प्लेस द क्लाइंट टू प्रिवेंट द डिसलॉजमेंट ऑफ डिवाइस, मतलब कि हमें जो क्लाइंट है ना उसको ज़्यादा मोबिलाइज नहीं करना होता है, सो डैट कि जो भी हमने इम्प्लांट किया वो बाहर ना आ जाए, तो लाइक एकदम अच्छे से रखना होता है। सो प्लेस द क्लाइंट इन सुपाइन पोजिशन, यस हम उसको सुपाइन में रखते हैं, ज़्यादा हिलने डुलने के लिए मना करते हैं। प्लेस द क्लाइंट इन टर्नबर्ग, नहीं करते हैं। प्रोन भी नहीं बोलते हैं क्योंकि बाहर आ सकता है वो रेडियम इम्प्लांट, है ना। सेमी फॉलोड भी नहीं बोलते, आंसर क्या होगा, ए होगा। एंड हम क्लाइंट को ये भी बोलते हैं कि ज़्यादा हिलना डुलना नहीं है क्योंकि रेडियम इम्प्लांट बाहर नहीं आना चाहिए, ठीक है। ओके, इन द फॉलोइंग क्लिनिकल कंडीशन हनी लाइक क्रस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, हनी लाइक क्रस्ट आर सीन अराउंड द माउथ इन अ बेबी, बेबी में ना यहाँ पे अराउंड द माउथ एंड नोज हनी लाइक क्रस्ट देखने को मिलता है। सो ये बेसिकली ना इम्पिटिगो में होता है, इम्पिटिगो हनी लाइक क्रस्ट, यहीं से नाम से ही समझ में आ जाएगा आपको। हनी लाइक क्रस्ट अराउंड द माउथ एंड नोज इज सीन इन बेबी, बेसिकली इन इम्पिटिगो। क्या होता है ना, इट इज़ वेरी वेरी कॉन्टेजियस इन्फेक्शन, बेसिकली ये स्टेफाइलोकोकस स्टेप्टोकोकस इन्फेक्शन की वजह से होता है बच्चों में, बहुत कॉन्टेजियस होता है, ठीक है ना। सो इम्पिटिगो है ये। आउट ऑफ विच आइडेंटिफाई द करेक्ट 6 P's सीक्वेंस ऑफ ET इंट्यूबेशन, तो इंट्यूबेशन प्रोसीजर मैंने कल ही परसों बताया था, फिर से मैं आप सुन लो अच्छे से। सो इसमें 6 P's होता है ना, 6 P's मतलब एक सीक्वेंस होता है, जब हम ET इंट्यूबेट करते हैं ना, एंडोट्रेकियल इंट्यूबेट करते हैं ना, सो एक प्रॉपर सीक्वेंस होता है, आप ऐसे कभी भी कुछ भी कर दोगे। सो प्रॉपर सीक्वेंस में हमें चीज़ें करनी होती है। सो देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं। सो दिस इज द फर्स्ट फेज। प्रिपरेशन में हम लाइक वेंटिलेटर अरेंज करेंगे, सारे इक्विपमेंट रेडी करेंगे, हम OT टेक्नीशियन को बुलाएंगे, हम लाइक एनेस्थीसिया सारे लोग आएंगे, है ना। सो प्रिपरेशन हो गया, कंसेंट वगैरह ले गया हमने, उनके रिलेटिव या पेशेंट को हम बताएंगे कि यस आपको हम एंडोट्रेकियल ट्यूब डालने वाले हैं। सो दिस इज द प्रिपरेशन फेज। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम पेशेंट को प्री ऑक्सीजनेशन करते हैं। 3 to 5 मिनट के लिए हम प्री ऑक्सीजनेशन करते हैं विथ 100% FiO2 ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। सो दूसरा ये होगा। तीसरा क्या करते हैं, हम प्री ट्रीटमेंट करते हैं। प्री ट्रीटमेंट में हम पेशेंट को लाइक सेडेटिव्स देते हैं। पेशेंट का अगर BP कम हो गया, हार्ट रेट कम हो गया, तो लाइक एट्रोपिन, इथोमिडेट, मतलब उसके अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, बट बेसिकली हम पेशेंट को सिडेट करते हैं क्योंकि अब पेशेंट जगह हो, आप एंडोट्रेकियल ट्यूब नहीं डाल सकते हो ना, सो सिडेट करते हैं। सो दैट इज द प्री ट्रीटमेंट। उसके बाद हम मसल को पैरालाइज करते हैं क्योंकि मसल अगर पैरालाइज नहीं करोगे तो कैसे ही आप एंडोट्रेकियल ट्यूब डाल पाओगे, बिल्कुल नहीं डाल पाओगे ना। सो हम पेशेंट को रॉक्यूरोनियम या फिर वैक्यूरोनियम देते हैं सो दैट जो मसल है वो ब्लॉक हो जाए, पैरालाइज हो जाए। तो फोर्थ हमारा आता है पैरालिसिस विथ इंडक्शन, फोर्थ हो गया। उसके बाद हम पोजीशन देते हैं पेशेंट को, हमने बताया था आपको स्निफिंग पोजीशन देते हैं। स्निफिंग पोजीशन ओबीज और लाइक मोटा वाला पेशेंट में हम रैम्पेड पोजीशन देते हैं, एंड अगर स्निफिंग नहीं दे सकते तो हम रोज पोजीशन भी देते हैं, ठीक है ना। सो ये मैंने सब कुछ आपको बता रखा है। एंड देन हम क्या करते हैं, देन हम प्लेसमेंट ऑफ ट्यूब करते हैं। सो 6th हमारा आ जाएगा प्लेसमेंट ऑफ ट्यूब। देन हम पोस्ट इंट्यूबेशन मैनेजमेंट करते हैं, दिस इज द 7th प्रोसेस। सो आंसर क्या होगा, प्रिपरेशन, प्री ऑक्सीजनेशन, पोजीशन गलत, प्रिपरेशन, प्री ऑक्सीजनेशन, प्री ट्रीटमेंट एंड पोजीशन करेक्ट,
ये सारा गलत है। आंसर क्या होगा? मैंने आपको नंबरिंग लिख दिया ना, उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं, ठीक है ना। आपको आई थिंक समझ में आ गया कि मैंने ये नंबरिंग क्यों लिखी है, ठीक है ना। अ पेशेंट विथ हेड इंजरी केम इन इमरजेंसी डिपार्टमेंट, इनिशियल असेसमेंट ऑफ फाइंडिंग वाज आई ओपनिंग। तो देखो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, जीसीएस से एमसीक्यू आया है, बहुत ही बढ़िया एमसीक्यू है, मज़ा आ जाएगा इसको सॉल्व करके। जीसीएस से एक एमसीक्यू आता ही आता है, कल परसों ही मैंने आपको जीसीएस पढ़ाया था। सो जीसीएस में 3 कंपोनेंट होता है, ई होता है, वी होता है, एम होता है। क्या होता है ई वी एम? पता नहीं यार, मैं बताती हूँ। ई मतलब आई रिस्पॉन्स, वी मतलब वर्बल रिस्पॉन्स मतलब बोलने वाला, एंड एम मतलब कि मोटर रिस्पॉन्स हाथ पैर वाला, ठीक है। सो ई का जो मैक्सिमम स्कोर होता है 4 होता है, वी का 5 होता है, एंड एम का 6 होता है। सो इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने बोला है आई ओपनिंग विथ पेनफुल स्टिमुलाई। सो देखो, अगर पेशेंट को आपने बोला भाई आंखें खोलो, मतलब आपको तुरंत स्पॉन्टेनियसली आंखें खोल रहे हैं, सो दैट इज 4। अगर वर्बल बोलने पर आंखें खोल रहा है तो 3 होगा, एंड अगर पेन पर आंखें खोल रहा है तो 2 होगा, एंड अगर आंखें खोल ही नहीं रहा, आप कुछ भी कर लो, आप बोल लो, उसको मार लो, उसको पेन दे लो, कुछ से कुछ नहीं कर रहा, तो आंसर क्या होगा? 1 होगा। मिनिमम स्कोर 1 होता है, 0 नहीं होता है, ठीक है। सो उन्होंने क्या बोला, पेन से खोला है तो आंसर 2 होगा। सो यानी 2 प्लस वर्बल क्या बोला उन्होंने, रिपीटेटिव मूवमेंट विथ विड्रॉल फ्रॉम पेन एंड लेथार्जिक, मतलब कि मोटर पे आ जाते हैं। सो मोटर मतलब 6 मतलब कि आपका कमांड फॉलो करेगा, आपने जो बोला भाई हाथ उठा लो, नीचे कर लो, ये कर लो, वो कर लो, सारा कमांड फॉलो करेगा, देन 6। 5 मतलब कि कमांड फॉलो नहीं करेगा, बट आप उसको पेन दोगे तो आपका पेन को लोकलाइज करेगा। आप जैसे कि आप स्टर्नल नॉच कर रहे हो, सो आपका हाथ ऊपर अपना हाथ लेके यहाँ पे आएगा, हटाने की कोशिश करेगा। सो दैट इज मतलब कि लोकलाइज टू पेन, पेन को लोकलाइज कर रहा है, सो 5 होगा। 4 में क्या होगा कि पेन को लोकलाइज तो नहीं कर पाएगा बट विड्रॉ करेगा, सो दैट इज द विड्रॉ करेगा, है ना। एंड 3 क्या होगा, एबनॉर्मल फ्लेक्शन होगा, दैट इज डिकॉर्टिकेट, एंड 2 क्या होगा, एबनॉर्मल एक्सटेंशन होगा, दैट इज डीसेरिब्रेट, ठीक है ना। सो उन्होंने क्या बोला है, विड्रॉल किया ना, देखो कहाँ गया, मूवमेंट विद विड्रॉल फ्रॉम पेन एंड लिथार्जिक, विड्रॉल फ्रॉम पेन किया तो आंसर क्या होगा, 4 होगा, 2 + 4। उसके बाद वी क्या बोला उन्होंने, कंफ्यूज्ड है, लेथार्जिक एंड कंफ्यूज। तो देखो वी में क्या होता है, V5 मतलब कि ओरिएंटेड टू टाइम प्लेस एंड पर्सन। आप पूछ रहे भाई कहाँ हो आप, क्या नाम है आपका, ये कौन है आपके साथ, सब कुछ बताएगा, 5 हो गया। V4 में क्या होगा, V4 में थोड़ा कंफ्यूज रहेगा, अच्छे से लाइक कंफ्यूजली आंसर करेगा, सो V4 होगा। V3 में क्या है कि वर्ड बोलेगा, इनअप्रोप्रिएट वर्ड बोलेगा, आप बोलोगे भाई आपका नाम क्या है, तो बोलेगा मैं यहाँ हूँ, कुछ भी बोल देगा, सो इनअप्रोप्रिएट वर्ड बोलेगा। V2 में क्या है कि साउंड, जस्ट साउंड प्रोड्यूस करेगा, ओह ऐसा कुछ साउंड प्रोड्यूस करेगा जस्ट। एंड V1 मतलब कि कुछ बोलेगा ही नहीं, नो रिस्पॉन्स। M1 भी नो रिस्पॉन्स, है ना। सो मिनिमम स्कोर कितने होते हैं, 3 होते हैं, मैक्सिमम कितना होता है, 15 होता है। ये सारा MCQ आता है, ठीक है ना, 0 नहीं होता है, मैक्सिमम 15 होता है। क्यों, 6 5 11 11 4 15, मैथ नहीं सिखा रही मैं आपको, GCS सिखा रही हूँ, ठीक है। सो 2 + 4, एंड उन्होंने क्या बोला है, वर्ड बोल रहा है ना, सॉरी कंफ्यूज है ना, कंफ्यूज बोला, कंफ्यूज है पेशेंट, सो कंफ्यूज कब है, 4, सो +4, तो 4 2 6 6 4 क्या होता है, 10 होता है। तो आंसर क्या होगा, बी होगा। आई बस में इस तरीके से सॉल्व करना है आपको। फॉर असेसमेंट और क्वालिटी एश्योरेंस विच टेक्निक इज यूजुअली यूज, सो इट इज़ वेरी सिंपल, PDCA टेक्निक फॉलो करते हैं, दैट इज प्लान डू चेक एक्ट। तो आंसर क्या होगा, बी होगा। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया इज कॉमन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, येस ऑफ कोर्स। व्हाट वुड बी द होम बेस्ड मेजर्स टू प्रिवेंट आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, टू इंक्रीज मोर सप्लीमेंटेशन इन डाइट। तो देखो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, तो ऑफकोर्स हम उसको जो प्रेग्नेंट लेडीज होते हैं उसको बोलते हैं आयरन और फॉलिक एसिड का सप्लीमेंटेशन लेना है। तो येस ऑफकोर्स फॉलिक एसिड, विटामिन B12 या विटामिन D या विटामिन A नहीं बोलते हैं, फॉलिक एसिड बोलते हैं। अ बेबी ब्रॉट टू द स्किन OPD ऑफ डर्मेटोलॉजिकल डिपार्टमेंट with his parents in OPD, doctor is doing Burroughs ink test. Burroughs ink test na, it is used for scabies, very important. This test is commonly used to diagnose which skin disease. It is used for scabies, very simple. Which of the following tests can be used to identify the potency of freezing vaccine vacancy मतलब नॉर्सेट की वैकेंसी आई है इसलिए वैकेंसी हो रही है। सो फ्रीजिंग वैक्सीन, तो देखो मैंने आपको बताया था, क्या बताया था कि जो हमारा हीट सेंसिटिव वैक्सीन होता है ना, उसमें हमारा VVM होता है, वैक्सीन वायल मॉनिटर होता है। बेसिकली जो वायल्स के कैप पे हीट सेंसिटिव कुछ वो इंडिकेटर होता है, उसका कलर चेंज होता है, तो पता चलता है कि यस अब हम इस वैक्सीन को यूज़ कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ठीक है ना। ऐसे ही ये तो हमारा हीट सेंसिटिव वैक्सीन का हो गया, बट जो हमारा कोल्ड सेंसिटिव, जो हमारा फ्रीज सेंसिटिव वैक्सीन होता है, उसके लिए कौन सा टेस्ट होता है, मैंने बताया था आपको, शेक टेस्ट होता है ना। तो आंसर क्या होगा, ए होगा।
कैसा होता है वो सब कुछ मैंने एक्सप्लेन कर रखा है, तो फिर से मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगी। नहीं पता है आपको तो जाओ मेरी कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग वाले वीडियो में एंड जाके वीडियो देख लो। ये सारे टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट शुड बी डन टू चेक अल्नर सर्कुलेशन ऑफ हैंड बिफोर परफॉर्मिंग आर्टेरियल कैथेटराइजेशन। तो इसका आंसर आप बताओ भाई, मैं क्यों बताऊँ, ये तो इतना सिंपल है, मैंने कितनी बार बता रखा है। ठीक है, सो इसका आंसर आप बता दो। एंड यस, सो वन मोर कोड, वर्क अंटिल यू फील दुबई इज चीप। मतलब क्या है, मतलब कि आप इतना हार्ड वर्क करो, इतना वर्क करो कि अंटिल आप एट द एंड ऑफ मोमेंट आप इतना फील कर लो कि यस दुबई इज चीप। मैं अपनी 1-2 महीने की सैलरी जमा करके या 2-3 महीने की सैलरी जमा करके मैं आराम से दुबई घूम सकता हूँ या घूम सकती हूँ, क्योंकि दुबई में लाइक आपको एटलीस्ट आपके पास 1 to 2 लाख मिनिमम पैसे होने चाहिए आपको दुबई जाने के लिए। सो इतना हार्ड वर्क करो, इतने पैसे कमा लो एटलीस्ट कि आपको लगे यस दुबई इज़ चीप, आई कैन गो टू देयर, है ना, मैं वहाँ घूम सकती हूँ, वहाँ का एक पिकनिक, वहाँ का एक टूर कर सकती हूँ। ओके, सो दैट्स ऑल। सो आज मैंने 53 क्वेश्चन ऑलमोस्ट करवाए हैं। इन द नेक्स्ट वीडियो बाकी का जो MCQ बचा हुआ है वो करवाऊंगी। ओके, तब तक आप अच्छे से पढ़ते रहो, अपना 100% देते रहो, कंसिस्टेंट रहो, एंड दैट्स ऑल एंड ऑल द बेस्ट।